हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है द ब्यूटी एंड द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द ब्यूटी एंड द बेस्ट इज़ अ ट्रेडिशनल फेरी टेल ऑफ फ्रांस एंड इज़ नॉट ऑथर्ड बाई एनी वन स्पेसिफिक। द ब्यूटी एंड द बेस्ट ये एक ट्रेडिशनल फेरी टेल है। ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, और फेरी टेल का मतलब होता है परी कथा। तो ये एक परंपरागत परी कथा है ना। परंपरागत परी कथा क्या होता है? हमारे यहाँ पे दादी नानियों की कहानियाँ होती है, जिसे हम अपनी दादियों से या नानियों से सुनते हैं, वैसे ही उसी तरह की ये भी एक परंपरागत परी कथा यानी परियों की कहानी है। और कहाँ की है? फ्रांस की। ये फ्रांस बोलकर एक देश है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वहीं से आई हुई है। एंड इज़ नॉट ऑथर्ड बाई एनी वन स्पेसिफिक, और इसे किसी स्पेसिफिक राइटर ने नहीं लिखा है, यानी इस कहानी को लिखने वाले कौन है उनका पता नहीं चला है। इट वॉज रिटोल्ड बाई सेवरल फेमस राइटर्स, बट बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने इस कहानी को अपने अपने अंदाज में लिखा है। एनिमेशन फिल्म्स हैव ऑल्सो बीन मेड ऑन दिस स्टोरी, और इसी कहानी पे, इसी नाम पे आपको एनिमेशन मूवीज़ भी मिल जाएंगी। एनिमेशन मूवीज़ यानी कार्टून वाली जो मूवी होती है, वो आपको भी इसी नाम से, द ब्यूटी एंड द बेस्ट के नाम से मिल जाएंगी। सो कहानी क्या है? काफ़ी दिलचस्प कहानी है, आइए जान लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ वेल्दी मर्चेंट लिव्ड इन अ बिग मैंशन विथ हिज 3 daughters। तो एक बार की बात है, एक वेल्दी मर्चेंट, वेल्दी यानी रिच, जिसे हिंदी में हम धनी कहते हैं, और मर्चेंट का मतलब होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन यानी व्यवसायी। तो एक धनी व्यवसायी था जो कि एक बिग मैंशन में रहता था। बिग मैंशन का मतलब होता है पैलेस, या हम कह सकते हैं हवेली। तो एक बड़े से हवेली में रहता था विथ हिज 3 daughters, अपनी 3 बेटियों के साथ। ऑल ऑफ देम वेर वेरी ब्यूटीफुल, और उसकी तीनों बेटियां बहुत सुंदर थी। द यंगेस्ट गर्ल वॉज बेले, और जो सबसे छोटी बेटी थी, यंगेस्ट यानी छोटी, तो जो सबसे छोटी बेटी थी उस मर्चेंट की, वो उसका नाम था बेले। शी वॉज नोन फॉर हर लवलीनेस एंड फॉर बींग प्योर एट हार्ट। तो बेले जो थी वो अपनी लवलीनेस के लिए जानी जाती थी। नून का मतलब होता है जानना। तो वो किस वजह से जानी जाती थी? अपनी लवलीनेस के वजह से। लवलीनेस यानी सुंदरता, या हम कह सकते हैं यहाँ पे उसकी अच्छाई के बारे में बात बोला गया, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में ही कहा गया है एंड फॉर बीइंग प्योर एट हार्ट, यानी वो दिल की भी बहुत साफ़ थी, यानी उसके दिल में किसी के लिए कोई घृणा नहीं था। तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसका दिल भी काफ़ी साफ़ था। हर सिस्टर्स इन कॉन्ट्रास्ट वेयर विक्ड एंड शेल्फिश। तो उसकी जो बाकी की जो 2 बहनें थी, इन कॉन्ट्रास्ट यानी बिल्कुल ही ऑपोजिट, ठीक इसके विपरीत, वेयर विक्ड एंड शेल्फिश। दोनों ही विक्ड थी, विक्ड यानी दुष्ट, और शेल्फिश यानी स्वार्थी। तो दोनों ही जो उसकी बहन थी वो दुष्ट थी और स्वार्थी थी। बट देयर फॉर्च्यून सून चेंज, परंतु उनका भाग्य बहुत ही जल्दी बदल गया। द मर्चेंट लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन अ टेम्पेस्ट ऑन सी। अच्छा, तो जो व्यवसायी था वो एक टेम्पेस्ट यानी एक तूफ़ान में, समुद्र के एक तूफ़ान में अपना सारा का सारा धन खो देता है ना। कैसे खोता है कि हो सकता है कि वो पहले के टाइम में, जैसे जो व्यवसायी लोग होते थे पहले के टाइम में, ज़्यादातर जो बिज़नेस होता था वो सी रूट से होता था, समुद्र के रास्ते से। तो हो सकता है जब वो ऐसे ही किसी बिज़नेस के सिलसिले में समुद्री यात्रा कर रहा होगा, तो उस टाइम में उसने अपने सारे के सारे धन खो दिए, और फिर वो किसी की तरह बच के निकल आया। सिर्फ व्यवसायी बच के निकल आया, बाकी उसके सारे के सारे धन और जो शिप्स वो अपने साथ लेके गया था, वो सारे शिप्स उसी टेम्पेस्ट में खो गए। So he and his daughter started to live in a small farmhouse in a village। तो इसके परिणाम में क्या होता है कि वो और उसकी बेटियाँ उस हवेली से निकलकर एक छोटे से विलेज में चले जाते हैं, और वहाँ पे एक फार्म हाउस में रहना शुरू कर देते हैं। गांव के एक फार्म हाउस में। फार्म हाउस यानी जिसमें फार्मर्स लोग रहते हैं, जिसमें किसान रहते हैं और अपने जानवरों को या जानवर को खिलाने के लिए चारा वगैरह रखते हैं, ऐसे घरों को फार्म हाउस कहते हैं। तो वो फिर ऐसे ही एक फार्म हाउस में रहना शुरू कर दिए। दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग, और वहाँ पे उन्हें अपने जीवन यापन के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सम ईयर्स लेटर द मर्चेंट हर्ड दैट वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स हैड रिटर्न टू पोर्ट।
अच्छा, तो कुछ दिनों बाद मर्चेंट को, उस व्यवसायी को कहीं से सुनाई देता है या उसे ये आके खबर मिलती है कि उसका एक जो व्यावसायिक शिप था, एक जो व्यावसायिक जहाज़ था, वो पोर्ट पे, बंदरगाह पे वापस आ गया है। पोर्ट यानी बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स आके रुकती है, खासकर जो व्यावसायिक शिप्स होती है, जो मालपत्र ढोने वाली जो जहाज़ होती है, वो जिस जगह पे आके रुकती है उसे हम पोर्ट कहते हैं, हिंदी में इसे बंदरगाह कहते हैं। तो उस मर्चेंट का एक शिप वापस आ गया है, कहाँ? बंदरगाह में। Somehow it had escaped the violent storm, और पता नहीं किसी तरह इसने उस वायलेंट स्टॉर्म को, उस जो वो टेम्पेस्ट आया था समुद्र में, वो तूफ़ान आया था, उसको किसी तरह मात दे दिया है और उससे बच के ये यहाँ पे चला आया है। Hence the merchant decided to return to the city to discover whether it still contained anything of value. तो मर्चेंट डिसाइड करता है, मर्चेंट निश्चय करता है कि वो वापस सिटी जाएगा और जाके वहाँ पे पता करेगा कि उस शिप में अभी भी कोई मूल्यवान वस्तु है या नहीं। यानी सिर्फ खाली शिप वापस आ गया है या उसमें उसके ज़रूरत के लायक जो वस्तु थी, वो वस्तु कुछ है या नहीं, वो देखने के लिए वापस से सिटी जाएगा। बिफोर लिविंग ही आस्क हिज डॉटर्स, अच्छा, निकलने से पहले वो अपनी बेटियों से पूछता है, डू यू वॉन्ट मी टू ब्रिंग एनी गिफ्ट अपॉन माई रिटर्न? क्या तुम चाहती हो मेरे वापस आने पे मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँ, कुछ उपहार लेके आऊँ? बोथ हिज एल्डर डॉटर्स आस्क फॉर ज्वेल्स एंड फाइन ड्रेसेस। तो दोनों जो उसकी बड़ी वाली बेटियाँ होती है, वो दोनों ही बोलती है कि मुझे ज्वेल्स चाहिए एंड ड्रेसेस चाहिए। ज्वेल्स यानी गहने चाहिए और अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। बट बेले सेड, फादर प्रॉमिस मी यू विल ब्रिंग मी अ रेयर रोज दैट डजंट ग्रो इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन बेले कहती है कि पिताजी, मुझे प्रॉमिस कीजिए, मुझे वादा कीजिए कि आप मेरे लिए एक ऐसा रोज़ लेके आएंगे। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, तो एक ऐसा दुर्लभ गुलाब ला कर देंगे जो कि देश के इस भाग में नहीं उगता। पार्ट ऑफ द कंट्री यानी देश का इस हिस्सा, ये इस भाग में नहीं उगता। हैविंग अग्रीड टू हर रिक्वेस्ट द मर्चेंट सेट ऑफ फॉर द सिटी। अच्छा, तो बेले के बाद से, तीनों के बातों से एग्रीड होने के बाद जो मर्चेंट है, जो व्यवसायी है, वो सिटी के लिए निकल पड़ता है। सेट ऑफ यानी रवाना होना, तो अपने घर से रवाना हो जाता है सिटी की तरफ। When he reached the city, he found to his dismay that his ship's cargo had been seized to pay his debt. तो जब वो सिटी पहुंचता है तो वो दुखी हो जाता है देखकर कि उसका जो शिप था, जो उसका जहाज़ था, वो उसके डेब्ट को चुकाने के लिए, डेब्ट यानी उसके जो कर्ज थे, उसके जो उसने पैसे उधार लेके रखे थे, उसको चुकाने के लिए लोगों ने जब्त करके रख लिया है। So he was left with no money to buy any present for his daughters. तो उसके पास कोई भी पैसा, उसे पैसा तो मिलता ही नहीं है, तो वो किसी के लिए गिफ्ट कैसे खरीदेगा? तो उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचता जिससे वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीद सके। तो बिना गिफ्ट के ही वो वापस लौट जाता है। While returning, he lost his way in a forest. वापस आते समय वो अपना रास्ता खो देता है। वे यानी रास्ता, तो वापस लौटते टाइम वो अपना रास्ता खो देता है। Seeking shelter, he came across a dazzling palace and entered it. अच्छा, तो वापस आते टाइम वो रास्ता खो देता है और काफ़ी रात भी हो गई है, तो इसके बाद वो शेल्टर की तलाश में एक बड़े से पैलेस के सामने आके रुकता है और वहाँ उसमें एंटर करता है। डैज़लिंग पैलेस, डैज़लिंग का मतलब होता है चमचमाती, और पैलेस यानी पहले ही बताया हवेली, बहुत बड़ी चमचमाती हवेली के सामने आता है और उसमें एंटर करता है, उसके अंदर घुसता है। इनसाइड ही फाउंड टेबल्स लैडन विथ फूड एंड ड्रिंक विच हैड अपेरेंटली बीन लेफ्ट फॉर हिम बाय द पैलेस अनसीन ओनर। अंदर घुसते ही वो क्या देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा टेबल है जो कि भरा पड़ा है। लैडन यानी भरा पड़ा, इसका और एक मीनिंग होता है लोडेड। तो वो टेबल जो है वो लोडेड रहता है, पूरा भरा पड़ा रहता है फूड से एंड ड्रिंक से, खाने से और पेय वस्तुओं से, पीने की वस्तुओं से, जो कि ऑब्वियसली किसने रखा है? उस पैलेस के अनसीन ओनर ने, यानी जिसे अभी तक इस मर्चेंट ने नहीं देखा, या जो अभी तक सामने, जिसके बारे में अभी तक बताया नहीं गया है। तो उस अनसीन ओनर ने खास करके इस व्यवसायी के लिए ये वस्तुएं रखी है, खाने और पीने की वस्तुएं। द मर्चेंट एक्सेप्टेड दिस गिफ्ट, एट टू हिज हार्ट्स कॉन्टेंट एंड स्पेंड द नाइट एट द पैलेस। तो मर्चेंट उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर दिल भर के खाता है
हार्ट्स कंटेंट यानी एकदम अंतरात्मा से एकदम मन भर के खाता है और फिर पूरी रात वहीं पैलेस में बिताता है. The next morning, as the merchant was about to leave, he saw a rose garden and recalled that Ballet had desired a rose. अच्छा, तो दूसरी सुबह जब वो उस पैलेस को छोड़ रहा होता है, वहाँ से निकल के अपने घर जा रहा होता है, तो वो एक रोज़ गार्डन को देखता है. रोज़ गार्डन यानी गुलाब का एक मैदान देखता है और फिर उसे बेले की बात याद आती है कि बेले ने कहा था कि मुझे एक गुलाब ला के देने. Upon picking the loveliest rose, the merchant suddenly came face to face with a hideous beast. अच्छा, तो सबसे सुंदर, loveliest यानी सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर वाला जो रोज़ होता है उसको तोड़ते ही मर्चेंट का सामना होता है एक बड़े से hideous beast से. hideous यानी भयानक, काफ़ी भयंकर, बड़ा सा, और beast यानी जानवर, तो एक बड़े से भयंकर जानवर से उसका सामना होता है. He told the merchant, "Last night you were hungry and shelterless. I gave you food, shelter and comfort." अच्छा, तो वो बीस्ट उसे कहता है, मर्चेंट को कहता है कि पिछली रात जब तुम हंग्री थे, जब तुम भूखे थे और शेल्टरलेस थे. शेल्टरलेस यानी जब तुम आश्रयहीन थे. He told the merchant, "Last night you were hungry and shelterless." तो वो hideous beast, वो भयानक सा जानवर उस व्यवसायी को कहता है कि लास्ट नाइट यानी पिछले रात जब तुम हंग्री थे, हंग्री यानी भूखे, और शेल्टरलेस यानी आश्रयहीन, तो पिछली रात जब तुम भूखे थे और आश्रयहीन थे, आई गेव यू फूड, शेल्टर एंड कम्फर्ट, तब मैंने तुम्हें फूड दिया, खाना दिया, आश्रय दिया और कम्फर्ट दिया. कम्फर्ट यानी सारी सुख सुविधाएं दी. And now you are taking away my most precious possession after accepting my hospitality. You must die for your conduct. तो उसे कहता है कि लास्ट नाइट, पिछली रात जब तुम भूखे थे, शेल्टरलेस थे, आश्रयहीन थे, तब मैंने तुम्हें खाना दिया, शेल्टर दिया और सारी सुख सुविधाएं दी, लेकिन फिर भी तुमने क्या किया, मेरा जो मोस्ट प्रीसियस पोजीशन था, जो मेरा पोजीशन का मतलब होता है सामान, और प्रीसियस का मतलब होता है मूल्यवान, जो मेरा सबसे मूल्यवान सामान था, तुम उसी को तोड़ के लेके जा रहे हो, उसी को अपने साथ लेके जा रहे हो. मेरी हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करने के बाद भी, हॉस्पिटैलिटी यानी मेरी मेहमानदारी, एक्सेप्ट, आतिथ्य को स्वीकार करने के बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे मेरे सामान को अपने साथ लेके जा रहे हो. यू मस्ट डाई फॉर योर कंडक्ट, तुम्हें इस काम के लिए मरना होगा. द मर्चेंट बेग्ड टू बी सेट फ्री. मर्चेंट जो है उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उसे भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दिया जाए. ही आर्ग्यूड दैट ही हैड ओनली पिक्ड द रोज़ एज अ गिफ्ट फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर बेले. तो उसे समझाता है, अपना वो आर्ग्यू देता है. आर्ग्यू देना यानी अपनी बात बताता है कि क्यों उसने गुलाब तोड़ा. उसने वो उस हिडियस बीस्ट को समझाता है कि मेरी जो बेटी थी, मेरी एक बेटी है बेले, मैंने उसी के लिए ये गुलाब तोड़ा है. तो ऑब्वियसली उसने सारी बात उसे समझाई कि कैसे उनकी सारी बेटियों ने उनसे गिफ्ट मांगा और वो किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीद पाए, लेकिन जब उन्होंने गुलाब को देखा तो उन्हें बेले का वो विश याद आ गया. तो लास्ट में उन्होंने सोचा कि मुझे और किसी के लिए तो कुछ नहीं ले जा सका, एटलीस्ट बेले के लिए ये गुलाब लेके जाऊँ. तो ये सारे उसने आर्ग्यू दिए उस बीस्ट को. एट द लास्ट द बीस्ट एग्रीड, और लास्ट में बीस्ट जो है वो एग्री भी हो जाता है, यानी उसके बातों से वो सहमत हो जाता है और कहता है, Fine, you can take the rose for Belle, but you will have to return to the castle, or your daughter shall come to stay with me in this castle. तो फिर वो बीस्ट क्या कहता है कि ठीक है, तुम रोज़ लेके जा सकते हो बेले के लिए, लेकिन तुम्हें इस कैसल में, इस महल में वापस आना होगा और मेरे साथ रहना होगा, और या तो तुम्हारी बेटी को मेरे यहाँ पे आना होगा और मेरे साथ रहना होगा. तो वो एक कंडीशन पे उसे छोड़ता है कि या तो तुम्हें यहाँ पे आके मेरे साथ रहना होगा इस कैसल में, या तो तुम्हारी बेटी को यहाँ पे आके मेरे साथ रहना होगा इस कैसल में. द मर्चेंट वॉज अपसेट बट एक्सेप्टेड दिस कंडीशन. तो मर्चेंट ये बात सुनकर दुखी हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ कर भी नहीं सकता, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है इस कंडीशन को. The beast sent him on his way with jewels and fine clothes for his daughters and stressed that Belle must come to the castle for her own accord. तो बीस्ट जो है वो उसे जाने देता है और साथ ही उसे
ज्वेल्स देता है, अच्छे अच्छे कपड़े देता है, गहने देता है और कपड़े देता है उनकी बेटियों के लिए, उस मर्चेंट की बेटियों के लिए। और साथ ही ये भी कहता है, स्ट्रेस यानी जोर देकर कहता है कि बेले को आना होगा। अगर बेले आती है मेरे साथ रहने तो उसे अपनी इच्छा से ही आना होगा। ओन अकॉर्ड यानी अपनी खुद की इच्छा से यहाँ पे आके मेरे साथ रहना होगा। यानी आप उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती उसे लेके नहीं आ सकते। द मर्चेंट अपॉन अराइविंग होम tried to hide the secret from Belle, but she pried it from him and willingly went to the beast castle. तो मर्चेंट जब घर लौटता है, घर पहुंचते ही वो उस सीक्रेट को छुपाने की कोशिश करता है अपनी बेटियों से, खासकर बेले से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बेले किसी भी तरह उस सीक्रेट को जान लेती है। प्राइड यानी उगलवा लेना, किसी छुपी हुई मन की बात को उगलवाना। तो बेले उस बात को उगलवा लेती है अपने पिता से और फिर खुशी खुशी राज़ी हो जाती है उस बीस्ट के साथ रहने के लिए। द बीस्ट रिसीव्ड हर ग्रेसियसली एंड टोल्ड हर, यू आर द मिस्ट्रेस ऑफ द कैसल एंड आई एम योर सर्वेंट। तो बीस्ट बेले को बहुत ही प्यार से रिसीव करता है, उस महल में बुलाता है और कहता है कि अब से आप इस कैसल की, अब से आप इस महल की मिस्ट्रेस हो। मिस्ट्रेस यानी मालकिन हो और मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। तो ओके, तो ये था इसका यूनिट 1 और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।